देखिए, आज अपन बात करेंगे पाचक ग्रंथियों के बारे में। पाचक ग्रंथियां मुख्यतः क्या होती है? ये आपकी सहायक अंग के रूप में काम करती है, सहायक पाचक अंग के रूप में काम करती है। इन ग्रंथियों से आपका कई सारे जो पाचक रस है वो स्रावित होते हैं, और साथ में जो लारीय जो आपका लार होता है वो भी आपका स्रावित होता है, जिसके द्वारा कई जो आपके अंग के अंदर जितनी भी जो पाचन की प्रक्रिया चलती है उसको पूर्ण किया जाता है। ठीक है जी। तो आज अपन बात करते हैं पाचक ग्रंथियों के बारे में। देखिए, पाचक ग्रंथियां जो होती हैं वो मुख्यतः आपकी कौन कौन सी होती है, तो याद रखना, पाचक ग्रंथियां मानव शरीर में पाचक ग्रंथियों की संख्या कितनी होगी? 3। यानी कि 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां किसमें पाई जाती है? आपकी मनुष्य के अंदर पाई जाती है। कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले जो आती है वो कौन सी होती है? आपकी लार ग्रंथियां। क्या होती है? लार ग्रंथियां। दूसरी जो आती है वो आती है आपकी अग्नाशय। क्या आती है? अग्नाशय। और तीसरी जो होती है वो आपकी होती है यकृत। क्या होती है? यकृत। लार ग्रंथियों को अपन इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। अग्नाशय अपन बोलते हैं पेनक्रियाज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। और लीवर जो होता उसको अपन क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन यहां पढ़ेंगे किसके बारे में? लाल ग्रंथियों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लाल ग्रंथियों के बारे में। तो लाल ग्रंथियां जो होती हैं वो क्या होती हैं और कैसी आपकी दिखाई देगी और क्या क्या काम करती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है जी। चलो, तो अब बात करते हैं अपन किसके बारे में? लाल ग्रंथियों के बारे में। देखिए, लाल ग्रंथियां पाचक ग्रंथियों में सबसे पहले क्या आती है? लाल ग्रंथियां। देखिए बच्चों, लाल ग्रंथियां जो होती हैं वो मुख्यतः शरीर में 3 प्रकार की पाई जाती है। इसके प्रकारों की ना करते हुए पहले अपन बात करेंगे इसके कार्य के बारे में। नॉर्मली अगर अपन बात करें तो लार जो होती है आपकी, लार मुख्यतः क्या करती है? लार मुख्यतः आपके जो कार्बोहाइड्रेट है उसको पाचित करने के लिए काम में आती है। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होगा उसकी शुरुआत कहां से होगी? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत आपकी लार के द्वारा होगा। यानी कि जो आपका डाइजेशन की जो प्रोसेस है या पाचन की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले कहां होगी? आपके माउथ में, यानी कि आपके मुख वाले भाग में सबसे पहले क्या होती है? पाचन की प्रक्रिया होती है। यानी कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में संग्रहित रहेगा? स्टार्च के रूप में। तो मेनली क्या, सॉरी, अपने अंदर जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो तो क्या होता है? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। लेकिन अपन जो लेंगे कार्बोहाइड्रेट जो अपन लेते हैं वो किसके रूप में लेते हैं? स्टार्च के रूप में। किसके रूप में लेते हैं? स्टार्च के रूप में, या जिसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? मंड। देखिए भाई, हिंदी में अपन स्टार्च को भी यूज करते हैं, लेकिन जनरली इसका मीन क्या होता है? मंड। क्या होता है? मंड। ठीक है जी। तो स्टार्च या मंड जो होगा उसको अपन क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के रूप में कंज्यूम करते हैं। तो जब अपन चपाती खाते हैं तो उस चपाती में क्या होता है? उस चपाती के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसका पाचन कहाँ किया जाता है? आपके मुख गुहा के अंदर किया जाएगा, और मुख गुहा में क्या होती है? आपकी लार पाई जाती है। ठीक है जी। तो देखिए भी, लारीय ग्रंथियों का कार्य क्या होता है? ये क्या करते हैं? लार का स्त्रावण करते हैं। क्या करते हैं? लार का स्त्रावण करते हैं। यानी कि लार को निकालने का काम करते हैं। यानी कि ये क्या करेंगे? ये लार का स्त्रावण करने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। तो देखिए भाई, आपकी जो लार ग्रंथियां होती हैं वो भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली जो होती है उसे अपन बोलते हैं पेरोटिड ग्रंथियां। क्या बोलते हैं? पेरोटिड। पेरोटिड का मतलब होता है कर्णपूर्व। क्या होता है? कर्णपूर्व। तो पेरोटिड ग्रंथि। दूसरी होती है आपकी अधोजंब, और तीसरी होती है आपकी अधोजिह्वा। अधोजंब को अपन क्या कह सकते हैं? अधोहनु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अधोहनु भी कह सकते हैं।
ठीक है जी। अगर कर्णपूर्व जो आपकी ग्रंथि है उसे इंग्लिश में बोला जाए तो अपन क्या बोलते हैं, पेरोटिड ग्रंथि या पेरोटिड ग्लैंड या पेरोटिड ग्रंथि। अधोजंब या अधोहनु, इसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड बोलते हैं। और इसे बोलते हैं अपन सब लिंगुअल। क्या बोलते हैं, सब लिंगुअल। तो मुख्यतः आपके लाल ग्रंथियों की संख्या मुख गुहा में जनरली मुख के अंदर कितनी होती है, आपकी लाल ग्रंथियों जो संख्या होती है वो आपकी कितनी होगी, 3। कौन कौन सी, कर्णपूर्व या पेरोटिड ग्रंथि, अधोजंब या अधोहनु ग्रंथि, अधो जीवा ग्रंथि या सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है जी। तो ये क्या होती है, 3 प्रकार की लाल ग्रंथियां मनुष्य में पाई जाती है। ठीक है। अब देखिए भाई इनकी स्थिति कहां कहां होगी, ये अपन को पता होना चाहिए कि ये जो लाल ग्रंथियां हैं तीनों प्रकार की वो कहां कहां पाई जाती है। ठीक है। तो चलो देखते हैं इसमें। तो जो आपकी सबसे पहली वाली जो होती है पेरोटिड यानी कि कर्णपूर्व, क्या होती है, कर्णपूर्व, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जिसे अपन पेरोटिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरोटिड ग्रंथि। क्या बोलेंगे, पेरोटिड ग्रंथि। ओके। देखिए भाई सबसे पहले तो ग्रंथियां क्या होती है, तो ग्रंथियां क्या होती हैं आपकी वाहिनी युक्त या वाहिनी रहित संरचनाएं, जो क्या करती हैं, जो मुख्यतः आपके किसी भी प्रकार के जो रसायन है, अब ये रसायन आपके एंजाइम भी हो सकते हैं यानी विकर, या आपके क्या हो सकते हैं, हार्मोन भी हो सकते हैं। ठीक है। तो जब भी कोई आपकी वाहिनी युक्त या वाहिनी रहित संरचनाएं क्या करती हैं मनुष्य के शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में, क्या करेगी, आपके एंजाइम या हार्मोन का स्त्रावण करती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन ग्रंथियां बोलते हैं। ये ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियां क्या करती है भाई, अगर जो एंजाइम का स्रावण करेगी वो कौन करती है, बहिस्रावी। ठीक है। और हार्मोन का स्रावण कौन करती है, अंतःस्रावी। और एंजाइम और आपका हार्मोन्स दोनों को निकालती है आपकी मिश्रित ग्रंथियां। तो सबसे पहले देखो भाई कर्णपूर्व या पेरोटिड ग्रंथियां जो होती है, इसकी सबसे पहली जो विशेषता है वो तो क्या है, ये क्या होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, आपकी पेरोटिड ग्रंथि होती है। अब देखो भाई इसकी स्थिति, तो स्थिति बेटा, स्थिति क्या होगी इसकी, तो स्थिति होगी क्या, ये कहां पाई जाती है, देखो भाई नाम से पता लग रहा है, कर्णपूर्व यानी कर्ण से पहले, यानी कि कर्ण के जस्ट नीचे आपके जो कान है, कान के जस्ट नीचे यहां क्या होती है आपकी, यहां आपकी पेरोटिड ग्रंथि पाई जाती है। तो कान के नीचे क्या पाई जाती है, आपकी पेरोटिड ग्रंथि या कर्णपूर्व ग्रंथि पाई जाती है। तो कहां होगी, कर्ण के नीचे। अब देखिए भाई कितनी होती है, संख्या कितनी होती है, तो देखिए भाई संख्या इसकी कितनी होगी, एक जोड़े में, यानी कि एक जोड़े में इसका मतलब 2 होगी। कैसे भाई, क्योंकि अपने कान क्या, अपने कान एक थोड़े ना है, अपने कान क्या है, 2 कान है, तो दोनों कानों के नीचे क्या होगी, आपकी पेरोटिड ग्रंथि प्रेजेंट होगी। तो भाई ये क्या होती है, आपकी दोनों कान, जो दोनों कान अपने उनके नीचे उपस्थित होगी, इसलिए क्या होती है, एक जोड़े में होती है, यानी कि कुल संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इनका मुख्य कार्य क्या है भाई, सीधी सी बात है, लाल ग्रंथियां तो लाल ही क्या करेगी, स्रावित करेगी। कई बार इनमें संक्रमण होने के कारण अपना क्या होता है, ये हिस्सा जो होता है उसमें सूजन आ जाती है। वो किसके कारण, कई बार किसके कारण आती है, आपकी कर्णपूर्व ग्रंथियों में संक्रमण होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपका कर्णपूर्व का। अब आते हैं अपन किस पे, दूसरी ग्रंथि पे। तो दूसरी ग्रंथि कौन सी, आपकी अधोजंब या अधोहनु। तो अधोहनु या अधोजंब ग्रंथियां क्या होती है, देखिए भाई ये ग्रंथियां जो होती है अधोहनु या अधोजंब, ये कहां पाई जाती है, आपके मैक्सिला, किसके, मैक्सिला, या इसे अपन क्या बोल सकते हैं, हनु, इसके नीचे पाई जाती है। जो आपका मैक्सिला होता है या हनु होता है उसके नीचे क्या होती है, आपकी अधोजंब ग्रंथियां पाई जाती है। इसे अपन क्या बोलते हैं, सब मैक्सिलरी ग्रंथियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब मैक्सिलरी ग्रंथि। ये ग्रंथियां मुख्यतः जबड़े के नीचे या मैक्सिला के नीचे पाई जाती है। अब देखिए भाई ये आपका टंग है, ये आपकी क्या है, देखिए भाई ये आपकी क्या है, ये आपकी टंग है। ठीक है ना,
ये आपकी क्या है, टंग है, तो टंग के पीछे की तरफ, टंग के पीछे की तरफ क्या होती है आपकी ये ग्रंथि पाई जाती है। इसके अलावा तीसरी जो होगी वो होगी अधोजिह्वा। क्या होगी, अधोजिह्वा। अधोजिह्वा ग्रंथि। तो देखिए भाई, अधोजिह्वा ग्रंथि जो होगी वो कहां पाई जाएगी, तो याद रखना अधोजिह्वा ग्रंथियां जो होती है वो मुख्यतः कहां पाई जाती है आपकी, अधोजिह्वा ग्रंथियां जो होती है वो मुख्यतः आपके जीभ के नीचे, आपकी जो जीभ होती है, टंग होती है, जीभ के नीचे क्या पाई जाती है आपकी अधोजिह्वा ग्रंथियां पाई जाती है। इनसे कुछ वाहिनियां भी जुड़ी होती है जो आपकी कहां आकर होती है, मुख गुहा में आकर होती है। पेरोटिड ग्रंथियों से आपकी एक डक्ट होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, वाटसन्स वाहिनी। जो वाटसन्स वाहिनी या वाटसन्स डक्ट है वो कहां से जुड़ी होती है, कर्णपूर ग्रंथि से। एक होती है रिबिन्सन्स, सॉरी आपका जो स्टेन्सन्स है, स्टेन्सन्स वाहिनी जो होती है वो तो आपकी जुड़ी होती है कर्णपूर ग्रंथियों से। रिविजन्स डक्ट है वो जुड़ी होती है आपकी टंग के नीचे पाई जाती है, टंग के नीचे पाई जाती है, ग्रुप में होती है। और तीसरा जो वाटसन्स डक्ट है, तो क्या है आपकी वाटसन्स डक्ट या वाटसन्स वाहिनी जो होती है वो कहां से जुड़ी होती है, वो आपकी अधोगुनु ग्रंथियों से जुड़ी होती है। ठीक है जी, और ये तीनों ही कहां आकर खुलती है, आपके मुख गुहा में आकर खुलती है। ठीक है, तो अधोजिह्वा ग्रंथियां कहां पाई जाती है, जीभ के नीचे। अब देखो भाई तीनों का काम क्या होगा, तीनों का काम सीधी सी बात है, क्या करेगी, लार का श्रावण करती है। ठीक है, अब बोले सर लार में क्या पाया जाएगा, तो भाई देखो लार में मुख्यतः क्या क्या मिलता है, तो भाई लार में क्या मिलेगा आपका बताइए। क्या मिलेगा लार, देखिए भाई सबसे पहले अगर उसका माध्यम देखिए अपन लार का, कि लार कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो लार होता है क्षारीय। क्या होता है, क्षारीय तरल होता है। लार क्या होता है, क्षारीय तरल। दूसरी बात, लार के अंदर क्या होगा भाई, लार के अंदर क्या होता है, जल होता है, कुछ मात्रा में एंजाइम होते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम होते हैं, टाइलिन, और क्या होता है लाइसोजाइम, और क्या होता है सर एमाइलेज भी होता है। हाँ जी, कौन सा एमाइलेज होगा, अल्फा एमाइलेज होता है। और क्या होता है जी, हाँ जी श्लेष्मा होता है। और क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्या होगा आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट। और कुछ क्या होते हैं आपके आयन्स उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, कई सारे आयन्स उपस्थित होते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड जो होता है वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या देखने को मिल जाएगा आपका, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ओके, क्या देखने को मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड, और कार्बोनेट के कुछ पोटेशियम के साथ कार्बोनेट देखने को मिल जाएंगे। और कई सारे ऐसे ही क्या होते हैं, आयन्स उपस्थित होते हैं। देखिए, जो आप खाना खाते हो उसे क्या करते हैं, अपन चबाते हैं। तो चबाया गया खाना और अगर उसके साथ क्या मिक्स कर दिया जाए, लार मिक्स कर दिया जाए, तो लार के साथ मिश्रित जो आपका चबाया गया खाना होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस।
और ये काम कौन करता है? ये काम आपकी करती है जीभ। जीभ और दांत, ये दोनों साथ साथ में काम करेंगे। दांतों के द्वारा चबाओगे और जीभ के द्वारा से क्या करते हो? लार के साथ उसे मिक्स करते हो और क्या बना दोगे? आप बोनस बना दोगे। अब यहाँ पे अपन देखें तो आपका यहाँ पे ये टाइलिन जो होता है वो क्या होता है? पाचक एंजाइम होता है। क्या होता है? पाचक एंजाइम। एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज आपका स्टार्च का डाइजेशन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम एक तरीके से आपका ये इम्यूनिटी दिलाएगा अपन को, प्रतिरक्षा के रूप में काम करता है, जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। बोले सर जी जीवाणुओं का नष्ट करने का काम मतलब? तो भाई देखो, जीवाणुओं कैसे नष्ट करेगा? जब आप लोग खाना खाते हो, क्या खा रहे हो आप लोग? खाना खा रहे हो, ठीक है, ओके, आपने बाइट लिया। अब एक बात बताओ, क्या इस बाइट को जब आप ले रहे हो, अपने मुंह में रख रहे हो, तो एक बात बताओ, आपने इसको बाहर से अंदर की तरफ लिया, तो बाहर क्या पता कितने सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या इस फूड पे नहीं आएंगे? तो जैसे ही वो इस फूड पे आते हैं तो क्या होगा? जैसे ही वो इस फूड पे आएंगे, यहाँ पे क्या रहता है? आपका बैक्टीरिया काफी ज्यादा हो जाते हैं, नहीं जो आपके जीवाणु होते हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में उपस्थित होंगे इस बोनस पर। और इस बोनस को जब आपने जो आपने बाइट लिया है, तो इस बाइट के अंदर या इस निवाले के अंदर क्या है? आपके काफी सारे जीवाणु हैं। और ये जीवाणु क्या होते हैं? ये जीवाणु आपके शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, तो इनको खत्म भी करना पड़ेगा। तो इसको कौन खत्म करता है? इन जीवाणु को। इन जीवाणु को खत्म करते हैं आपके लाइसोजाइम। तो इस तरीके से लाइसोजाइम द्वारा क्या किया जाता है? आपके जीवाणुओं का खात्मा किया जाता है। क्या किया जाता है? आपके जीवाणुओं का खात्मा किया जाता है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया क्या? आपकी लालीय ग्रंथियां। अब बात करते हैं दूसरी पाचक ग्रंथियां की। जो दूसरी पाचक ग्रंथियां होती है कौन सी है? बात करते हैं, चलो। तो दूसरी आपकी है यकृत। क्या होती है? अग्नाशय ले लेते हैं, यकृत अभी थोड़ी देर बाद में देखेंगे, पहले अग्नाशय की बात कर लेते हैं। पेनक्रियाज, वो कोई जरूरी नहीं कि आप पहले वो करो ये करो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पहले अग्नाशय को ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन बाई पोजीशन अगर अपन देखें, इसकी स्थिति देखें, तो स्थिति में क्या होगा? आपका यकृत जो होता है वो पहले आता है, क्योंकि यकृत कहाँ उपस्थित होता है? डायफ्राम के नीचे उपस्थित होता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, पहले अग्नाशय ले लेते हैं। अब पहली चीज, अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? याद रखना, अग्नाशय जो होता है वो एक मिश्रित ग्रंथि होती है। कैसी ग्रंथि होती है? मिश्रित ग्रंथि। कैसी ग्रंथि होगी? मिश्रित ग्रंथि क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि का मतलब वो बहिस्रावी के रूप में भी काम करेगी और अंतःस्रावी के रूप में भी काम करती है। बोला सर बहिस्रावी के रूप में, तो भाई मैंने आपको पहले ही बताया था, बहिस्रावी का मतलब कि जो क्या करे? ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम का स्रावण करती है। किसका स्रावण करती है? एंजाइम का। तो जो ग्रंथियां एंजाइम का स्रावण करती है उसे अपन क्या बोलते हैं? बहिस्रावी। और जो क्या करेगी? हार्मोन का स्रावण करती है। किसका? हार्मोन का। किसका स्रावण करेगी? हार्मोन्स का। तो उसे अपन क्या बोल देंगे? अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब देखिए, अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो बहिस्रावी भी होती है और अंतःस्रावी। इसका मतलब वो एंजाइम भी निकालेगी और हार्मोन्स भी निकालती है। अब ये जो एंजाइम निकालने वाला भाग है पेनक्रियाज का, यानी कि अग्नाशय का जो आपका एंजाइम निकालने वाला भाग है वो कौन सा होगा? तो भाई देखो, सबसे पहले तो अग्नाशय कहां पाया जाता है? आपका ग्रहणी के ऊपर की तरफ होगा। जो ग्रहणी है उस भाग में क्या होता है? उसके चारों तरफ जनरली उपस्थित होगा। आमाशय के नीचे पाया जाता है। ठीक है जी, ये कुछ इस तरीके से होता है आपका। अगर मैं इसको बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब इसमें क्या होते हैं? इसमें आपको दो संरचनाएं दिखाई देती हैं। एक तो होती है एसिनाइन। क्या होती है? एसिनाइन। और दूसरी जो संरचना होती है वो क्या होती है आपकी? दूसरी जो संरचना है उसे अपन क्या बोलते हैं? लेगर हैंस की द्वीपिकाई। क्या बोलते हैं? लेगर हैंस की द्वीपिकाई। ठीक है जी, दीपिकाएं नहीं है, ये द्वीपिकाएं है। ठीक है ना, द्वीपिकाई, आइलेड ऑफ लेगर हैंस। ठीक है जी, तो याद रखना एसिनाई जो भाग होता है वो तो कौन सा होता है? बहिस्रावी भाग। कौन सा होता है? बहिस्रावी।
और जो आपका लेगरहेंस होता है वो होता है इसका अंतःस्रावी भाग। कैसा होता है? अंतःस्रावी भाग। तो अगर आपको आज के बाद पूछ लिया जाए कि भाई अग्नाशय ग्रंथि का कौन सा भाग बहिस्रावी के रूप में काम करता है, तो आपको क्या बोलना है कि हाँ, बहिस्रावी का जो भाग होगा वो कौन होगा? एसिनाई। अग्नाशय ग्रंथि का एसिनाई वाला भाग क्या होता है? बहिस्रावी की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि वो एंजाइम निकालता है। और लेगरहेंस की द्वीपिकाएं जो होती है वो अंतःस्रावी का कार्य करती है। ठीक है जी। अब देखो भाई एसिनाई की संरचनाएं कैसी होती है। एसिनाई कुछ इस तरीके से पाई जाती है। यहाँ पे ऐसे क्या होते हैं, उसमें इस तरीके से बलून लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। अगर मैं इसको बनाऊं इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या मिलेगी आपको? ऐसी स्ट्रक्चर कुछ देखने को मिलती है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। इस तरीके की कुछ क्या होती है यहाँ पे, ऐसी गुच्छे की नुमा संरचनाएं क्या होती है आपको अग्नाशय में दिखाई देती है। ऐसे ऐसे गुच्छे नुमा जो संरचनाएं होती है वो दिखाई देती है। और इन दो गुच्छे नुमा संरचनाओं के बीच में, ठीक है ना, इन दो गुच्छे नुमा संरचनाओं के बीच में आपको क्या होती है, यहाँ पे इस तरीके से कोशिकाओं का एक समूह आपको दिखाई देता है। ठीक है जी। अब देखिए भाई, दो एसिनाई, ये जो आपको गुब्बारे लाइक संरचना, गुब्बारे के समान संरचना दिखती है अग्नाशय ग्रंथि में, इनको कहा जाता है एसिनाई। क्या कहा जाता है इनको? एसिनाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? एसिनाई कहा जाता है। और इसके अलावा जो आपको इस भाग के अंदर जो आपको दो एसिनाई के बीच में जो ये आपको एक जनरली कोशिकाओं का एक समूह दिखाई देता है, इस समूह को अपन क्या बोलते हैं? इस समूह को अपन बोलते हैं लेगरहेंस की द्वीपिकाएं। तो ये जो एसिनाई होती है वो तो क्या करती है? वो तो मुख्यतः से अपन मान लेते हैं कि वो क्या करेगी? पाचक रस का क्या करती है? श्रावण करती है, एंजाइमों का श्रावण करती है। लेकिन ये जो लेगरहेंस की दीपिकाएं होती हैं वो क्या करती है? आपका हार्मोन सिक्रेट करती है, जिसमें क्या होती है? कोशिकाएं होती है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका और कौन सी होती है? एफ कोशिकाएं होती है। ये सब जो है वो अंतःस्रावी भाग का काम होता है। यानी कि ये कोशिकाएं क्या करती है? अंतःस्रावी तंत्र का काम करती है, उसको बनाने का कार्य करेगी और हार्मोन का स्रावण करती है। अल्फा जो कोशिकाएं होती है वो तो क्या करती है? आपका ग्लूकागोन, और बीटा कोशिकाएं इंसुलिन, डेल्टा कोशिकाएं आपका क्या करती है? सोमेटोस्टेटिन जो होती है उसको स्रावित करने का कार्य करती है। इसके कार्यों के बारे में अपन अंतःस्रावी तंत्र में पढ़ेंगे। एसिनाई जो होती है वो मुख्यतः पाचक रसों का श्रावण करती है। ठीक है जी। तो ये होता है आपका एसिनाई और लेगरहेंस की जो द्वीपिकाएं हैं उसका भाग। ठीक है जी। तो समझ में आ चुका है। ठीक है। तो अगर अपन बात करें कि लेगरहेंस की जो द्वीपिकाएं हैं, अगर उसमें थोड़ा सा अपन देख लें या इनकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और समझे, तो भाई एसिनाई जो होती है वो मैंने आपको बता ही दिया कहाँ होती है। अग्नाशय के अंदर होती है, गोल गुच्छ जनरली गुब्बारे नुमा संरचना इसमें पाई जाती है। और ये क्या होती है? संयोजी उत्तकों की बनी होती है। किसकी बनी होती है? संयोजी उत्तकों की। इसके अलावा इसका मुख्य कार्य ये क्या करती है? पाचक रस का स्रावण करती है। ठीक है। इसके अलावा आपका जो अभी अपन ने देखा था लेगरहेंस की दीपिकाएं, वो कैसी, वो क्या क्या कार्य करती है? देखो भाई, लेगरहेंस की दीपिकाएं जो होती है वो एसिनाई के बीच में पाई जाती है। मैंने अभी बताया था कहां पाई जाती है? एसिनाई के बीच में। इसका मुख्य कार्य क्या है भाई? अंतःस्रावी का भाग होता है। तो ये क्या करती है? हार्मोन्स का स्रावण करती है। कौन कौन से हार्मोन का कौन कौन सी कोशिकाएं स्रावण करेगी? क्योंकि ये एक कोशिकाओं का ही समूह होता है। तो इसमें पहली जो होती है अल्फा कोशिका। तो अल्फा कोशिका जो होती है वो क्या कार्य करती है? अल्फा कोशिका जो होती है वो क्या करती है? आपके ग्लूकागोन का स्रावण करती है। क्या करती है? ग्लूकागोन का स्रावण करती है। बीटा कोशिका क्या करती है? बीटा कोशिका जो होती है वो मुख्यतः क्या करेगी? बीटा कोशिका जो होती है वो मुख्यतः आपकी इंसुलिन का स्रावण करती है। किसका स्रावण करती है? इंसुलिन का। और एक कोशिका और होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं? डेल्टा कोशिका। वो क्या करती है? सोमेटोस्टेटिन का स्रावण करती है। अब देखिए, अगर आपको, ठीक है, तो अगर आपको इसकी ट्रिक याद रखनी है तो ऐसे लिख सकते हो आप इसे, आज ऐसे, आज बिट्टू, या इसको ऐसे समझ सकते हो आप, आज भी डेड स्कूल है। तो आज भी डेड स्कूल है।
ठीक है ना। आप इसको कैसे याद कर सकते हो, आज भी, या इसको ऐसे, आज भी डैड स्कूल है, ठीक है ना। तो हो गया ना, आज भी डैड स्कूल है, ठीक है। तो भाई इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं। तो एजी यानी कि आज, तो आज का ए फॉर अल्फा सेल्स, जी फॉर ग्लूकागोन, बी बीटा क्या हो जाएगा आपका, बीटा सेल्स, और आई फॉर इंसुलिन, डी फॉर डेल्टा सेल, और एस फॉर सोमेटोस्टेटिन। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हो कि आज भी डेड स्कूल में, ठीक है ना, आज भी डेड स्कूल में, ठीक है। तो भाई ये आप लोग इस तरीके से आपको याद हो सकता है, जो हार्मोन्स उसकी ट्रिक आप लोग याद रख सकते हो कि कौन कौन सी सेल से कौन कौन से हार्मोन जो होते हैं वो स्रावित होते हैं। ये ट्रिक इसलिए बताई गई, कुछ बच्चे क्या होते हैं ग्लूकागोन और इंसुलिन में क्या हो जाते हैं आपके, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सी सेल जो है वो आपका कौन सा काम करेगी, ठीक है। तो अपन बात करते हैं आगे। तो अग्नाशय जो आपका भाग है उसका पाचन में क्या कार्य होता है, ठीक है ना। अग्नाशय का जो भाग है, यानी अग्नाशय के जो भाग होते हैं उनका पाचन की प्रक्रिया में क्या काम होता है। तो अग्नाशय का कौन सा भाग काम आएगा, सीधी सी बात है भैया, अग्नाशय का कौन सा भाग आएगा, एसिनाई वाला भाग आएगा काम में, कि बहिस्रावी भाग ही होगा। तो ये एसिनाई वाला भाग जो होता है वो क्या करता है, पाचक रसों का स्रावण करता है। क्या करता है, पाचक रसों का स्रावण। याद रखना इसका जो माध्यम होता है वो कैसा होता है, क्षारीय ही होगा। कैसा माध्यम होगा, क्षारीय होगा। इसके अलावा इस पाचक रस में मुख्यतः जो अग्नाशयी रस होते हैं उनके अंदर कौन कौन से आपके रस आते हैं, उनके अंदर कौन कौन से एंजाइम आते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो ये होता है, एक तो होता है आपका ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्टाइडेज, ठीक है, और इसके अलावा जाएगा न्यूक्लियेजेज और एमाइलेज, लाइपेज। ये कुछ एंजाइम होते हैं जो क्या होते हैं आपके अग्नाशयी रस में क्या करते हैं, स्रावित किए जाते हैं, अग्नाशयी रस में उपस्थित होते हैं। ये किसके द्वारा किए जाते हैं, आपके एसिनाई के द्वारा। और आपका जो अग्नाशय है उसके द्वारा अपन क्या करते हैं, कई सारे जो कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की बड़ी मात्रा, कुछ मात्रा में वसा, इसके अलावा जो न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है, और आपका जो प्रोटीन है उसको तोड़ने का कार्य किया जाता है, उसका पाचन करने का कार्य किया जाता है, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया अग्नाशय के बारे में। अब बात करते हैं अपन जो अपनी ग्रंथि होती है यकृत। अग्नाशय के लिए एक बात आप और याद रख सकते हो कि इसे अपन क्या बोलते हैं, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन सी, अग्नाशय। अब बात करते हैं यकृत।